जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर रमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने बेसिकली थर्ड चैप्टर के डायनामिक्स है उसका नाम, उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के वो हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, ये साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, अपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, वो कहता है व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन मोशन मे बी प्रोड्यूस बाय फोर्स। अब वो कहता है कि फोर्स के अप्लाई करने से जो बॉडी के अंदर जो चेंज आते हैं वो आपने बताना है। तो स्टूडेंट, जो बेसिकली फ़ोर्स के लगाने से जो चेंजिंग आती है वो किसी ऑब्जेक्ट को फ़ोर्स रोक सकती है, किसी ऑब्जेक्ट को फ़ोर्स जो मूव भी करा सकती है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज करा सकती है। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए भी हम फ़ोर्स का यूज़ किया जाता है और किसी चीज़ को हम डिफ़ॉर्म करते हैं, मतलब कि उसकी शक्ल को बिगाड़ देते हैं, तब भी हम क्या कर रहे होते हैं, फ़ोर्स का अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे ना आपके पास वो कैन होते हैं, बोतल के कोक के होते हैं, आप पी रहे होते हैं, फिर बाद में आप उसे अपने हाथ से फ़ोर्स लगाने के बाद उसे क्या, उसकी शेप बिगाड़ देते हैं। तो डिफ़ॉर्मेशन इसे कहते हैं। ये भी फोर्स की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। वो कहता है ए फोर्स कैन काज एन ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट मूविंग, ठीक है, स्टॉप मूविंग, चेंज डायरेक्शन, चेंज स्पीड एंड डिफॉर्म। इसे हम डिफॉर्म मतलब क्या, डिफॉर्मेशन से निकला है। तो डिफॉर्म कहते हैं बिगाड़ देना किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड है, बात है गिव 5 एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। स्टूडेंट, कॉन्टैक्ट फोर्स की 5 एग्जांपल आपने लिखनी है। और कॉन्टैक्ट फोर्स स्टूडेंट किसे कहते हैं? ऐसी फोर्स जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपका फिजिकली कॉन्टैक्ट होता है किसके साथ, जिस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि ये पेन रखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको मूव कराना चाहता हूँ। जब मैं इसे मूव कराऊंगा तो ये फिंगर मेरी टच करनी चाहिए इसके साथ, ये फिर मूव करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये भी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। वो कहता है कि फ्रिक्शन फोर्स ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो कि मैंने अभी अप्लाई किया, एंड एयर रेजिस्टेंस जो है हवा की वजह से जो फोर्स लगती है, ये भी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स में ही आता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद दिस वेलोसिटी। कहता है एक ऑब्जेक्ट है, आप उसे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करा रहे हैं स्पेस के अंदर, वो कैसे मतलब कि अपनी वेलोसिटी को बरकरार रखता है वेरी लॉन्ग टाइम के लिए, ये आपने एक्सप्लेन करना है। कहता है इट विल कंटिन्यू टू मूव इनडेफिनेटली, वो इनडेफिनेटली ही मूव करता रहेगा एज देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर उस पर कोई और एक्सटर्नल फोर्स, या हम ऐसे भी कह सकते हैं उस पर कोई और ऐसी फोर्स जो उसे रुकावट पेश नहीं कर रही, तब तक वो ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट करती है तब वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, अदरवाइज वो मूव करता रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद 4 है, कहता है डिफाइन इम्पल्स ऑफ फोर्स। फोर्स का जो इम्पल्स है ये आपने डिफाइन करना है। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहता है इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम ड्यूरेशन ओवर विच इट एक्ट्स गिवन बाय। मतलब कि इम्पल्स जो है बेसिकली वो फोर्स और टाइम का क्या है, मल्टीपल है। या आप फार्मूले में भी देख सकते हैं कि फोर्स मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स, ठीक है। तो बेसिकली इम्पल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आप टॉपिक में भी स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक इसके ऊपर मैंने अपलोड की हुई है प्ले लिस्ट के अंदर। तो बेसिकली जो इम्पल्स है ये कि इसकी और डेफिनेशन भी मैंने वहाँ पे मेंशन की हुई है कि व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अब जो लार्ज फोर्स है एक्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। जैसे कोई भी बॉलर है वो बॉल करवाता है, तो बैट और बॉल के दरमियान जो कॉन्टैक्ट होता है वो बड़ा शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है, मतलब कि शॉर्ट टाइम होता है। लेकिन आप देखते हैं जब बैट से आप मारते हैं तो बॉल कितने दूर जाती है, तो वो भी क्या है, एक इम्पल्स की एग्जांपल है। स्टूडेंट, उसके बाद के 5 कहता है वाई हैज़ नॉट न्यूटन फर्स्ट लॉ बीन प्रूव्ड ऑन द अर्थ। कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ जो वो अर्थ पर मतलब कि प्रूव क्यों नहीं होता। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है तो मूव में रहेगा, मोशन में रहेगा, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो ये स्पेस के अंदर तो होता है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आपने बताना है। कहता है अर्थ इन्वायरमेंट हैज़ फ्रिक्शन एंड अदर रेजिस्टिव फोर्सेज विच मेक इट डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। कहता है कि अर्थ का जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे फ्रिक्शन भी है और रेजिस्टिव फोर्सेस भी हैं रोकने वाली। तो ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम ज़मीन पर मतलब कि हम क्या करें, उसे ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। देखो यहाँ पे हम कोई भी साइकिल चला रहे हैं, एक पैडल लगाते हैं तो वो रुक जाता है, ऐसे ही है ना। किस वजह से? क्योंकि टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से हमारी साइकिल क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो स्पेस के अंदर तो ऐसा नहीं है ना। स्पेस के अंदर आप एक पैडल लगाएंगे तो वो जाती रहेगी, साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी उस वक्त तक जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन है। कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये पास पेपर में भी आता रह गया। कहता है व्हेन सिटिंग इन अ कार विच सडनली एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट
यू आर पुश्ड बैक इनटू दिस सीट वाई। कहता है कि आप कार के अंदर बैठे हैं और अचानक से ही क्या होता है, एक्सलेरेट होता है फ्रॉम रेस्ट। मतलब कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो जब वो अचानक से हम एक्सलेरेट करते हैं, रेस दबा देते हैं, तो आप वो कहता है कि यू पुश्ड बैक, पीछे की तरफ आप झटका खाते हैं। वो कहता है कि वाई, इसके रीज़न क्या है? कहता है ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से होता है योर बॉडी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट वाइल कार मूव फॉरवर्ड। तो इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। तो आप रेस्ट में बैठे होते हैं, लेकिन अचानक से आपको झटका लगता है, आप तो इनर्शिया कहेगा कि आप रेस्ट में रहें, लेकिन कार जो मूव करे फॉरवर्ड, जब वो फॉरवर्ड करेगी तो आप पीछे की तरफ मूव करेंगे। तो ये इसमें मेन किरदार किसका होता है? इनर्शिया का होता है। उसके बाद स्टूडेंट 7 है, ठीक है, 7 डिस्कस करते हैं। कहते हैं द फोर्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकंड लॉ इन अ नेट फोर्स, व्हाई इज इट सो। कहता है कि न्यूटन सेकंड लॉ में जब हम फोर्स मतलब कि लगाते हैं तो वो एक नेट फोर्स का आप जिक्र क्यों कर रहे होते हैं? कहते हैं व्हाई इज इट सो, ये क्यों है ऐसा, आपने बताना है। कहता है इट रिप्रेजेंट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आफ्टर ऑल इंडिविजुअली फोर्सेस आर कंबाइंड। तो बेसिकली जो टोटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप लगा रहे होते हैं वो बेसिकली सम ऑफ ऑल फोर्सेस होती हैं। ऑल फोर्सेस का क्या होता है? इफेक्ट होता है, उस पर आप अप्लाइड फोर्स भी लगा रहे हैं, ठीक है, और बेसिकली एयर की फोर्स भी होती है, फ्रिक्शन की फोर्स भी होती है। तो ये ऑल कंबाइंड फोर्स होती हैं जो कि लग रहा होता है, ठीक है, इसलिए हम नेट फोर्स कहते हैं। 8 है इसका क्वेश्चन, वो कहता है हाउ कैन यू शो डैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वो कहता है कि आप कैसे बता सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन वो हमेशा कम होती है किससे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में। तो ये मैंने टॉपिक के अंदर भी एक्सप्लेन किया था। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो बेसिकली लेस इसलिए होती है, इसके रीज़न देखते हैं। रोलिंग ऑब्जेक्ट लाइक व्हील्स रिक्वायर लेस फोर्स टू मूव देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एज रोलिंग फ्रिक्शन इन्वॉल्व्स लेस सरफेस इन डायरेक्शन। देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो ये है ना कि फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, मैं इसे ऐसे समझो ये फ्लोर है, फर्श है, इस पे मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो मेरा पूरा हाथ इस फ्लोर के साथ टच हो रहा है, तो इसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये लार्ज हो गई, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं इस पेन की बात करूँ स्टूडेंट्स, ये पेन क्या कर रहा है? रोल कर रहा है ऊपर, रोल, तो इसका सरफेस एरिया कम है इस फ्लोर के साथ, तो इसकी फ्रिक्शन क्या होगी? कम होगी। तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो आपकी फ्रिक्शन भी क्या होगी? ज़्यादा होगी स्लाइडिंग। सरफेस एरिया कम होगा तो फ्रिक्शन कम होगी, उसे हम क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अच्छा 9 जो है उसे हम डिस्कस करते हैं। कहता है डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की टर्मिनल वेलोसिटी से क्या मुराद है? टर्मिनल वेलोसिटी इज एन कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव्ड व्हेन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंस्ड बाय एयर रेजिस्टेंस। देखो टर्मिनल वेलोसिटी जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि जब आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो एयर रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, बैलेंस हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर से आ रहा है ऐसे, इस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, अब इसका वेट डाउनवर्ड है और जी की वैल्यू भी क्या होगी स्टूडेंट्स? डाउनवर्ड, ऐसे ही है। लेकिन जो एयर इफेक्ट है, एयर की जो फोर्स होगी वो इसे ऊपर की तरफ उठाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि इसका वेट और एयर रेजिस्टेंस की जो फोर्स है वो बराबर हो जाएगी और ये ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नीचे आ रहा होगा, ऐसे जैसे एक पैराट्रोपर जो होता है पैराशूट की मदद से नीचे आ रहा होता है बड़े ही यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। लास्ट है, कहता है एज एस्ट्रोनॉट वॉकिंग इन स्पेस वांट्स टू रिटर्न टू इट्स स्पेसशिप बाय फायरिंग अ हैंड रॉकेट, इन व्हाट डायरेक्शन डज ही फायर द रॉकेट। अब वो कहता है कि एक एस्ट्रोनॉट है वॉकिंग कर स्पेस के अंदर, अब वो दोबारा वापस आना चाहता है। कहता है बाय फायरिंग अ हैंड रॉकेट इन व्हाट डायरेक्शन डज ही फायर द रॉकेट। तो बेसिकली जो एस्ट्रोनॉट होते हैं फायर द रॉकेट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द स्पेसशिप। देखो अगर वो वापस आना चाहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसके पीछे जो है एक स्पेस सूट का नाम भी आपने सुना होगा, वो बड़ा स्पेशल होता है। तो उसके पीछे क्या लगा होता है? रॉकेट लगा होता है। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में फायर करते हैं, ठीक है, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि जो अपोजिट डायरेक्शन में फायर करेंगे उसका जो फोर्स होगी पीछे की तरफ होगी और स्पेस एस्ट्रोनॉट जो है उसका आगे की तरफ होगी, तो जिसकी वजह से वो क्या करेगा? वापस आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका आप क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें। ये दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, ताकि आपके पास हर न्यू आने वाला जो लेक्चर है वो आप तक पहुँच सके, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।